नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बजट से देश को जो उम्मीदें हैं, क्या वह बजट उसको पूरा कर पाएगा? क्या घटती विकास दर, बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियां, बढ़ता टैक्स, इन सब पर संतुलन कायम हो पाएगा? ये बड़े सवाल हैं। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार का रोड मैप सामने रखा है। हालांकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के मीडिया के सामने उनको पुअर लेडी कहे जाने और राहुल गांधी के बोरिंग भाषण कहने पर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताकर आसमान सिर पर उठा लिया है, जबकि कांग्रेस इसे उनके प्रति संवेदनशीलता से कही गई बात मानकर चल रही है। क्या सियासत यहां पर गरमाएगी और बजट सत्र में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले 10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उनके नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। Is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. And it's pretty clear that she... तो बजट सत्र का शुरुआत आज हो गई है और बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही जिस तरह सियासी हंगामा शुरू हो गया है, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जो मीडिया को नहीं दिया बल्कि मीडिया के सामने जो बयान दिया, पुअर लेडी कहा कि बोरिंग भाषण था, राहुल गांधी जी ने कहा। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समाज से आती हैं और उड़ीसा से आती हैं, इसलिए उनका अपमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के एक चुनावी रैली में इसको जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा, गरीब कहा, चीज कहा, थकी बताया। जबकि कांग्रेस का कहना है कि चूंकि
सोनिया गांधी जी भी एक उम्र में पहुंच चुकी हैं और एक वरिष्ठ एक उम्र में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की समस्या समझ सकती हैं। उन्होंने कहा इतना लंबा भाषण उनको देना पड़ा, इसलिए थकी भी लग रही थी। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या सच्चाई इसके बीच में कहीं है? क्या राष्ट्रपति का अपमान किया जा सकता है, करना चाहिए, या इसके पीछे कोई सियासत है? कांग्रेस को इससे क्या फायदा मिलेगा? साथ ही बड़ा सवाल है, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में जो बातें कही हैं वो सरकार का रोड मैप सामने रखा है, क्या सरकार उस पर खरी उतरती है? लगातार बढ़ती महंगाई, देश की जो जीडीपी है उसमें कमी आ रही है, मध्य वर्ग परेशान है, नौकरियां घटती जा रही हैं, सैलरियां नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। जिस हिसाब से लोग किस तरह घर चलाएं परेशान है, मध्य वर्ग बहुत परेशान है। और असंगठित क्षेत्र जो है वहां नौकरियां लगातार गिर रही हैं। जो नई तकनीक आ रही है जैसे एआई जैसी तकनीक ने नौकरियों के अवसर लगातार घटाने की आशंका जाहिर की है। ऐसे में सरकार का जो बजट आ रहा है वो कितना प्रभावी होगा, देश को कितना आगे बढ़ा पाएगा? नई सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट कल लेके आ रही। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बजट सत्र के पहले दिन जिस तरह से संसद में हंगामे से शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा कि पिछले 10 साल में यह पहला मौका है जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं फूटी। मतलब हर बार सत्र से पहले कोई ना कोई बयान आता था और इसके पीछे कहीं ना कहीं तंज भी था। विपक्ष बटा हुआ है। ऐसे मौके पर बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो चिंगारी नहीं फूटने की बात थी, वो एक ऐसे बयान के तौर पर सियासी चिंगारी फूट गई। उसने कहीं ना कहीं मिजाज बिगाड़ दिया बजट से पहले। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या सोनिया गांधी जी ने वाकई अपमान किया है? क्या राहुल गांधी जी अपमान करना चाहते थे, या फिर बीजेपी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही? तमाम मुद्दे हैं। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जी। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। मोहित गुप्ता साहब हैं और शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से बयान दिया गया पुअर लेडी, और जिस तरह से कहा गया कि ये जो भाषण है वो बहुत बोरिंग था, आखिरकार जो भाषण में जो बातें कही गई हैं उन पर बात करने के बजाय व्यक्ति विशेष पर, राष्ट्रपति जैसे पद पर ऐसी टिप्पणी करना, मीडिया सामने खड़ा है, मीडिया से बात नहीं हो रही है, आपस में बात हो रही है, मीडिया को दिखाया जा रहा है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है सरासर अपमान है राष्ट्रपति जी का। क्या कहिएगा? नवीन जी नमस्कार भैया जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं बेचारी या थकी हुई, देखिए आदरणीय सोनिया जी बहुत एक बुजुर्ग महिला हो चुकी है, बहुत दिनों से राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी हम उम्र की लगभग राष्ट्रपति महोदया जी हैं, तो उनके प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए, उनका जो है उम्र को देखते हुए, जो ये बिना भाषण, तो आप तो जानते ही हैं ये सरकार की लिखी हुई होती है, तो सरकार के लिखे भाषण को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें भारत के विजन, रोजगार आदि के लिए कुछ था ही नहीं। उसके संदर्भ में कहा और रह गया कि देखिए हमारे पूर्वांचल के हम लोग रहने हैं, यहाँ पर तो हम लोग भी कभी कभी बहुत लोगों को बेचारा या बेचारी कह देते हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है। आप बताइए, कभी कभी लोग कह देते हैं माँ सीता के लिए, अरे माँ सीता बेचारी बहुत जो है तकलीफ उठाई, तो क्या ये माँ सीता का अपमान हो जाता है? ये इन लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है नवीन जी। इधर जिस तरह से लोकसभा में जो है अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, और उसका अभी लगातार आंदोलन दलित समाज में है और नाराजगी भी चल रही है। तब से इधर महाकुंभ जैसी एक घटना हो गई अव्यवस्था की वजह से, और वीवीआईपी के लिए ध्यान देने से वहां सरकार और अधिकारी ध्यान नहीं दे पाए। उसमें के भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री ज्यादा है, वीवीआईपी लोग,
तो इन सबसे ध्यान हरिनाथ हटाने उपाध्याय जी, कहीं देखिए कहीं बात कही गई जी। और अब उसको सफाई जो दी जा रही है वो इतनी आसान भी नहीं है। जी। अगर अगर जो है उनके अभिभाषण में कही गई बातों पर अगर कोई टिप्पणी की गई होती तो एक कहा जाता है कि सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति जी को वही बोलना होता है जो सरकार बना कर देती है। सरकारी कामकाज का हिसाब किताब और रोड मैप होता है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन उनकी जो बेचारी भी कहा गया, लेकिन ऐसा भी बेचारा नहीं, बेचारी नहीं है, राष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य ठीक ठाक है और इससे पहले भी भाषण देती रही हैं, वो कोई पहली बार नहीं दे रही हैं। और आपके जो जमाने में प्रतिभा पाटिल जी थी वो भी राष्ट्रपति थी, वो भी भाषण देती थी और सरकार यूपीए सरकार जो भाषण उनको देती थी वही पढ़ के दिया जाता था। तो इतनी आसानी से आप जो है ये बात कह जा रहे हैं ये भी नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि ठीक है, जितनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हो सकता है उतना तल्ख लहजा ना रहा हो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो टिप्पणी है वो इतनी ठीक ठाक नहीं थी। देखिए नवीन जी, आप तो खुद विद्वान आदमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोनिया जी जैसी भाषा कभी रही ही नहीं है। आप क्या इस भाषा में आपको लगता है कि उनका अपमान करने का उनका उद्देश्य है? यह उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। देखिए नवीन जी, जिस तरह से इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाकर जो है संसद के नए संसद जो उन्होंने उद्घाटन और उसका वो किए, उसमें न बुला करके जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया है, तो इस सब संबंध को देखते हुए सोनिया जी के मुंह से निकल गया होगा और उन्होंने कहा भी उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य हमेशा राष्ट्रपति महोदया का हमेशा सम्मान करने का, क्या ठीक है, प्रत्येक ठीक भारतीय है, का। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ है, नेता बीजेपी के। ठीक है उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी बात आ गई। हरिनाथ उपाध्याय जी, शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए एक बात जो है निकली मीडिया के सामने और वो कह रहे हैं कि वो उनकी उम्र को देखते हुए और जितना लंबा भाषण को पढ़ना पड़ा उस हिसाब से एक संवेदनशीलता के तौर पर सोनिया गांधी जी ने, चूंकि वो भी हम उम्र हैं और वो एक दिक्कत समझती इस उम्र की जो है, लगातार बैठना पड़े, लगातार बोलना पड़े, इस लिहाज से उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था अपमान करने का। और बीजेपी जो है और प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से चुनाव को देखते बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, क्या कहिएगा? इस प्रकार की बात वो अपने लिए कहे तो बेहतर है। मैं समझता हूँ कि तमाम पहले भी आपके खुद ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो भी उनसे उम्र में बड़े हैं ना, क्या उनके लिए वो इस प्रकार की बात कहेंगी? आपने कहीं ना कहीं मन से उनको मतलब अपमान करने के आशय से ही ये बात कही है और वो साफ जाहिर हो रही है। आप अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप अपने लिए बोल सकती हैं, मगर राष्ट्रपति जी की इस प्रकार की बात कहना किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि जो है वो ठीक है। और अब उससे बचने के लिए आप अपनी उम्र का हवाला दे रहे हैं और उसके बाद में आपके परिजनों ने क्या बात कही, उस चीज को भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अभद्र भाषा और किसी को भी अपमानित करना मुझे लगता है कि आपके जीन में, तो इस प्रकार की जो बात है उससे केवल ये कह करके बचना कि वो मेरी हम उम्र है। तो चलिए शांत प्रकाश जाटव जी, कांग्रेस ने, आपने कहा कि अपमान किया, कांग्रेस ने कहा अपमान नहीं किया, क्या बात खत्म हो गई या इसको आप लोग और भी आदिवासी समाज और पूरा आगे जाके ले जाएंगे, इसको आगे भी जो है फैलाएंगे पूरा? देखिए इस प्रकार की बात तो कम से कम जो है ध्यान में तो रहना चाहिए कि जिससे पार्टी की इतनी बड़ी नेता है और वो पूरे देश में अपने आप को ये मान करके चलते हैं कि हम मार्गदर्शक हैं एक बहुत बड़े वर्ग के, उनका ये तो उजागर होना जरूरी है ना कि ये मार्गदर्शक तो ठीक है मगर ये अपने लिए मार्ग बनाने में इनका जो है दर्शन काम करता है, ताकि तो सब लोगों को अपमानित करने का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ। चलिए ठीक है, आपने बताया नहीं कि आगे क्या होगा। आशीष कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशीष जी, चूंकि बजट पे बात होनी थी आज, लेकिन बजट से पहले जो ये चिंगारी प्रधानमंत्री जी ने छोड़ी और उस चिंगारी का भाषण भी दिया था, वो अब ये चिंगारी कहाँ तक जाएगी आगे? विदेश से चिंगारी नहीं आई, कोई बात नहीं, यही चिंगारी फूट गई है। आगे लगता है बीजेपी इसको आदिवासी अपमान का बड़ा मुद्दा बनाएगी और जो पस्त पड़ी कांग्रेस पहले से परेशान है बेचारी, जो इंडिया गठबंधन बिखर गया है और थोड़ा कमजोरी महसूस करी कांग्रेस, उसमें और दिक्कत खड़ी करेगी।
नहीं, देखिए, ये नैरेटिव्स की बात होती है। बीजेपी दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं उसका कैंपेन जो है वो उतनी मजबूती से नहीं उठ पा रहा है जितनी की मजबूती से उठना चाहिए था। और ऐसे में जो राष्ट्रपति का मुद्दा नरेंद्र मोदी लेकर के आ रहे हैं वो केवल उनके पास मंच पर समय काटने के लिए है। आप देखिए कि उन्होंने जितने मुद्दे उठाए वे मुद्दे वस्तुतः दिल्ली में बहुत अधिक कनेक्ट करने वाले हैं नहीं। और ये बयान चूंकि नरेंद्र मोदी ने जो है दिल्ली के जो है चुनावी सभा में दिया है, वो आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, आप जो है दलित महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो खुद ये टटोल लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की खुद की अपनी भाषा क्या रही है, किस तरह की उन्होंने जो है आज तक जो है बयान दिए हैं, वो सारे अगर उठा करके देखे जाएं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तमाम नारी के लिए जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, तो सोनिया गांधी किसी जो है संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह की भाषा और अगर हम इस नहीं, पर यहाँ भी आ पर जाए कि महिला की बात नहीं आशीष जी, संवैधानिक यहाँ पर राष्ट्रपति पद की बात है। एक राष्ट्रपति पद और मैं उसमें बैठी हुई मैं आ रहा हूं आदिवासी मैं महिला। उस मुद्दे पर एकदम मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की बात हो तो पहले एक बात देखिए कि अगर पुअर लेडी शब्द का जो प्रयोग किया उन्होंने, तो आप उसमें कहीं से किसी भी तरह से जो है आदिवासी या तमाम चीजों को आप कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अनावश्यक रूप से जो है चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, और ये जो कुंभ में जिस तरह से बद इंतजामी और तमाम डेथ हुई और उसके बाद क्रिटिसिज्म का शिकार हैं, उससे वे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट या कोई भी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर होते हैं, जब आप सार्वजनिक पद पर होते हैं, तो आप क्रिटिसिज्म के दायरे में आते ही आते हैं। मैं आपको कुछ पुरानी बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। क्या फखरुद्दीन अली अहमद, क्या उनके ऊपर, वो भी राष्ट्रपति रहते हुए, क्या उनके ऊपर जो है सही टिप्पणियां की गई थी? उनके ऊपर आज भी जो है संसद में अभी टिप्पणी की गई थी, और ये टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी की ही थी कि उन्होंने ये जो है संसद में बोला है कि उनसे बाथरूम में जाकर के जो है साइन करा लिया। अब बताइए, राष्ट्रपति भवन में आप घुस जाएंगे और बाथरूम की कुंडी खोल करके फखरुद्दीन अली अहमद बैठे हुए थे कि उनसे जाकर के इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट साइन करा लिए गए रात के 12 बजे। ये अनावश्यक और उटपटांग बातें आप जब फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बोलते हैं तब नहीं रहता है, जब आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बोलते हैं। आशीष जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, सुन लीजिए। बच्चों का भविष्य मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, ये नहीं है कि घर पे बैठती हैं। अगर इस शहर में महिला रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी काम कर रही है, किसी के घर में काम कर रही होगी या जॉब कर रही होगी यहाँ, या अपनी मेहनत अपना हुनर कहीं और दिखाकर कमाई करती होगी। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि हर परिवार में एक नहीं 2-3 सदस्य काम करते हैं। आप मेरी बहनें जब जॉब करने जाती हैं या किसी के घर में काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, फिर भी घर आके मेहनत करती हैं। तो प्रियंका गांधी दिल्ली चुनाव में घोषणा करें, अपनी पार्टी का प्रचार करें। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बजट से पहले संसद में जो सियासत हुई और कल बजट में क्या कुछ होने वाला है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मोहित गुप्ता जी हैं अर्थशास्त्री, आशीष कुमार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आशीष जी, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी, मैं एक खास तौर पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन ने अभी एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि जो टिप्पणियां राष्ट्रपति जी के बारे में की गई हैं वो अस्वीकार्य हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति भवन ने भी, इसमें जाहिर तौर पर राष्ट्रपति जी की भी सहमति शामिल होगी, इस बयान का खंडन किया है। आप बोले क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस तरह तो बयान का खंडन नहीं करना चाहिए था। लोकतंत्र में आपको अपनी आलोचनाएं स्वीकार करनी चाहिए। ये लोकतंत्र से ऊपर जाकर के कोई भी नहीं बैठा हुआ है। याद रखना चाहिए कि इस देश में जो पहला पद मिला हुआ है वह इस देश के नागरिकों को है, और राष्ट्रपति का नंबर उसके बाद उसके सेवक के रूप में आता है। और सेवक अगर ये कहते कि वो जो है
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी आलोचना को इम्यून कर देगा, तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये आप संविधान को जो है सीधे सीधे इस बयान के जरिए रौंदने का प्रयास है। ये लोकतंत्र के पूरे पूरे जो है खिलाफ है। रही बात, जहां तक मैं उन बयानों पर आ रहा हूं, फखरुद्दीन अली अहमद की भी आलोचना हुई। हम लोग जानते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह को तो इंदिरा गांधी का नहीं, आप नौकर यहां तक समझिए, बोला गया है। आलोचना काम को लेकर आलोचना अलग बात है, पर्सनालिटी को लेकर आलोचना अलग बात है, आलोचना में अंतर है। पर्सनालिटी को लेकर के ये आलोचना नहीं थी, ये आलोचना जबरदस्ती बनाने की बात हो रही है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात हो रही है। बात ये कहा गया कि आप जिस पुअर लेडी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया कि आप जिस बजट को या जिस जो है भाषण को आप पढ़ने की कोशिश करें, बजट नहीं था वो भाषण था, उस अभिभाषण को पढ़ते समय आप खुद उसके मुद्दों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब आप बोर होते हैं। तो ये आपकी व्यवस्था दिखा रही थी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको पुअर लेडी बोला गया। एक तो उनके साथ सहानुभूति जारी की गई है, इसमें जो है कहां से आलोचना हो गई। चलो ठीक है, व्यक्तित्व की ठीक है, आपने कहा कि जो जो बयान था, जो उनको बना के दिया गया सरकार की तरफ से, वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। ठीक है, अब मुझे मोहित गुप्ता जी के पास जाना है और साथ में बात करनी है आज के इकोनॉमिक सर्वे पर, लेकिन इससे पहले छोटा सा बयान शांत प्रकाश जाटव जी कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने पुअर लेडी का बेटे जो है राहुल गांधी जी जिस प्रकार का बयान लोकसभा में देते हैं, कभी इन्होंने अपने बेटे के लिए पुअर सन कहा? क्योंकि उनकी भी भाषण का कहीं कोई सिर पैर नहीं होता है, कभी उसके लिए भी उनको बोलना चाहिए। बेसिकली जो है आप किसी के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्रपति जी का अपमान किया, यहाँ पर तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं हमारे साथी जो है, मगर राहुल गांधी जी जो है उनका बयान कभी किसी की समझ में नहीं आता। उसके लिए सोनिया जी को भी पुअर सन बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोहित गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। हेलो। और मोहित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ आ रही। हाँ मोहित जी, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, जो जो हम लोग चूंकि बहुत आर्थिक मामलों के जानकार नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आता है कि वो जो विकास दर बताई गई है 6.3 से 6.8, जबकि विकसित राष्ट्र बनाने की जो अवधारणा है उसके हिसाब से कम 8% विकास दर होनी चाहिए 2047 तक। जो अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार है, निवेशक घबराहट में है, रोजगार के मौके लगातार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, आमदनी घटी हुई है, नौकरियां लगातार घट रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी जो लगातार आ रही है उससे युवा परेशान है और आगे भी जो उम्मीद को दिखाई दे नहीं रही। आपको लगता है जो बजट की तस्वीर पेश की गई, कल बजट जो पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे में, वो कुछ ऐसी सूरत दिखाता है, कुछ चमक दिखाता है? देखिए जी, बजट जो है, बजट एक किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दर्शाता है। बजट एक बही खाता है जिसमें लेखा जोखा होता है कि सरकार के पास कितना पैसा आया पूरे साल में और अब वो आगे कहाँ कहाँ अपनी नीतियों के जरिए उसे खर्च करेगी। तो बजट एक बहुत अगर आप बजट को देखें तो बजट केवल ये नहीं दर्शाता, बजट बहुत सारी चीजों का देता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बोला था कि हमें विकसित भारत की तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है, उसके लिए 8% के हिसाब से हमें ग्रो करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल इलेक्शन ईयर था, जिसके कारण जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो उस तेजी से नहीं हो पाए जिस तेजी से होने चाहिए थे। उसके कारण जो हमारी जो जीडीपी है उसमें थोड़ा हल्कापन आया है, उसमें थोड़ा ठहराव आया है। वो 8.5% से गिर के 6-6.5% पर आ कोरोना गई काल है। के बाद तो सबसे पहली जो गिरी इकोनॉमी है, अभी गिरी है जो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो एक चिंता का विषय है सरकार के लिए कि उसको कैसे संभाला जा सकता है, क्योंकि 6-6.5 जैसे कि आपने शुरुआत ही में बताया कि अगर हमें 2047 तक हमें अगर विश्व गुरु बनना है उसके लिए 8% के हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। पर आज की तारीख में ये जो आंकड़े आए हैं ये चिंता का दृश्य दिखाते हैं। लेकिन जो महंगाई की रफ्तार है और जो नौकरियां मिलने की रफ्तार है, जो वेतन बढ़ने की रफ्तार है, वो बहुत असंतुलित है। आपको लगता है कि ये बजट कुछ इसमें कुछ करेगा, कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा सरकार? देखिए जी, हर 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 नागरिक की जो महत्वाकांक्षा है वो अब वित्त मंत्री की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखी जाएगी। जैसे कि वो मिडिल क्लास होता है, जो मध्य वर्ग है, उनके ऊपर महंगाई की डबल मार पड़ रही है कि एक तो रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है,
तनख्वाहें बढ़ी नहीं जा रही, जिस ढंग से इन्फ्लेशन के कारण खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई की मार तो जरूर पड़ रही है एक आम आदमी पे। तो वो वित्त मंत्री से अपेक्षा रखता है कि उन्हें कल को कुछ टैक्स रिलीफ मिले। उसी प्रकार जो 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 कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी ये चाहता है कि जो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हैं उसमें उन्हें रियायत मिले, ताकि उनके पास पैसा बचे, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। मोहित जी, मध्य वर्ग की बहुत जहां बात तक हो रही मेरा है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी मध्य वर्ग को अपना वोटर बनाने के लिए कई सारे बयान दिए हैं, और मध्य वर्ग की बात कोई करता नहीं है। मोदी सरकार का जो जो काम रहा है पिछले 11 साल में, मध्य वर्ग पर बोझ बढ़ाया है इन्होंने। बहुत छोटे स्तर पर लोगों को जो है, कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत सहारा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़े बड़े जो है बिजनेस ग्रुप के उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको एक तरह से निचोड़ा गया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार अगर मुद्दा बन रहा है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी है, तो मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो जो मोदी 3 आया है, उनका ये पहला बजट है जो पूरा पेश करेंगे। तो इसमें उनको मध्य वर्ग की तरफ जरूर उनकी उनकी जो नीतियां हैं, मध्य वर्ग की तरफ उनका दायित्व बनता है कि उसको अब आराम दिया जाए। इतना इतना प्रेशर है उन पे कि आप पूछिए मत। 7 लाख रुपए तक जो है, जो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 7 लाख रुपए तक की तो छूट दे रखी थी, बट उससे जो आम आदमी है, जो आम जिंदगी है, उनको कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। जो महंगाई की दरें हैं वो बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं, हर चीज पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो वो बहुत अपेक्षा रखता है वित्त मंत्री से कि उनकी उनकी दुहाई सुने, उनके कानों तक पहुंचे, और वो कल कुछ मजबूत और कुछ कठोर कदम ले, जिसके कारण जो 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 मध्य वर्ग है उसको थोड़ी राहत की सांस मिले। ठीक है डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, विपक्ष की आवाज के तौर पर आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार के बजट से, और क्या देखना चाहते हैं बजट में जो है? देखिए नवीन जी, अब हम लोग और पूरे देश की जनता तो उम्मीद छोड़ चुकी है इनसे। ये 2014 से सरकार इनकी हर साल बजट पेश करते हैं, जैसा कि हमारे गुप्ता जी ने कहा ही है। मध्यम वर्ग पर इतनी मार पड़ रही है, मैं बता दूं कि हर नौकरी करने वाले की लगभग 1.5 महीने से 2 महीने की तनख्वाह पूरी टैक्स में जा रही है। अब बता दीजिए, और महंगाई ऊपर से बढ़ रही है। किसी भी 1 लाख 1.25 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति की आप देख लीजिए, उसका 1,50,000 60,000 ऐसे इनकम टैक्स बन रहा है, और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो उसके पास पैसा बच कहाँ रहा है? कोरोना काल का आपने डीए जो है 2 साल तक का जो है खा गया, उसको दिया नहीं। तो मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी हैं उसका आपने खा गया, अपना तो आपने जेब भरा। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब दिया नहीं। अडानी जी की कमाई कई 100 गुना बढ़ गई, जयशाह जी की कमाई कई गुना बढ़ गई। आप राजमहल बनवा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी शीश महल बनवा रहे हैं। इन लोगों की कहीं कमाई नहीं घटी है, कहीं इन लोगों का वो विराट के जय शाह जी का नाम क्यों लिया आपने? वो तो एक संगठन चला रहे हैं, उनकी पर्सनल कमाई कहाँ बढ़ी है? बीसीसीआई कमाई बढ़ी है। नहीं, उनकी भी आमदनी उनकी भी बढ़ी है। जो वो बिजनेस आज से जुड़े हैं, अभी मान लीजिए चले गए हैं, उनकी भी 1000 गुना कमाई बढ़ गई थी उनके, जिससे जुड़े हुए हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों से, जिसमें उनका भी रहा है शेयर आदि। तो इस तरह से आप बताइए, अब हम लोग उम्मीद सोचे कि ये जो है बढ़िया और योग्य व्यक्ति को इन्होंने वित्त मंत्री कभी बनाया ही नहीं। जो अब फिर कहेंगे आप क्या बेचारे कह रहे हैं, जो बेचारा जैसा रहे या बेचारी जैसी बनी रहे इनके सामने, उसी को ये वित्त मंत्री हमेशा बनाए हैं। चाहे जो ये कहे वही करे। अरे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने पूरे देश में, जो पहले महिला मुख्यमंत्री लगातार 8वां बजट पेश का बेचारी कह रहे हैं, उनको बताइए। ये तो आप मतलब रिकॉर्ड के बाद सम्मान की बात है। नहीं, सम्मान क्या है? ये जो कहते हैं वही, उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब उसे कहा जाएगा तो महंगाई तो क्या हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं जी, सब संघर्ष ही है। बताइए ये कोई है? आप नहीं खाती है और देश में तो लोग खाते हैं। आपको सबका ध्यान देना है। जनप्रतिनिधि बनकर गए हैं आप लोग, और मंत्री है बनी हुई है, सरकार चला रही है, बजट पेश कर रही है, क्या आप अपने से देख के लेंगे? अपने तो आदमी कुछ भी खा लेता है। हमारे पहले के नेता कांग्रेस के लोग नमक रोटी भी खाते थे, लेकिन जो भी नियम कानून बनाते थे देश की जनता के लिए बनाते थे। न रोजगार के लिए आपने कुछ किया, न बेरोजगारी को दूर करने के लिए, दोनों एक ही बात है। न महंगाई तो कम हो ही नहीं रही है। नवीन जी, इतनी महंगाई हो गई है कि 500 रुपए का नोट बाजार में लेकर आइए, कुछ पता नहीं चलता है।
कभी कभी परिवार अगर बड़ा है तो पूरी सब्जी नहीं आ पाती एक दिन की, आप समझ लीजिए। तो ये स्थिति है और पैसा बच नहीं रहा है मध्यम वर्ग के पास, और बाजार में मुद्रा की गतिशीलता हो नहीं रही है रुपए की, ये सब भी। और कहते हैं हम 2047 से विकसित भारत बनाएंगे, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा 8% के ऊपर विकास दर चाहिए, और ये 6% 5% विकास दर इनका रह रहा है, तो कैसे विकसित है? ऐसे ही सपना दिखाते हैं। जैसे कहते हैं हम किसानों का जो है आमदनी दुगनी कर देंगे, 2024 तक हम सभी लोगों को घर दे देंगे, छत दे देंगे, कहाँ कुछ हो पाया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनको बस अपना ब्रांड बनाना है और कहना है जनता को कि हमको और आगे देते रहिए समय, आगे हमको देते रहिए समय। ठीक है, अब जनता इनको जान चुकी है, अब कई जगह इनकी हालत खराब रही है। लोकसभा चुनाव में जनता इनको 240 पे लियाकर पटकी है। अब इनकी झूठ जुमले नहीं चलेगी, इनको ऐसे मुद्दा कोई है नहीं, इनके पास रोजगार के लिए कहने के लिए नहीं है, छात्राओं के लिए छात्रों के लिए कहने के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए कहने के लिए नहीं है, किसानों के लिए कहने के लिए नहीं है। अब ये बात पकड़ रहे हैं कौन बेचारा किसको कह दिया, कौन बेचारी कह दिया, जबकि बेचारी शब्द में कभी कभी अपनत्व भी होता है। हम लोग पूर्वांचल में भाषा है, हर लोगों को निकल जाता है। आपकी बात सही है, कभी कभी लोग कहते हैं हम इतने बड़े हैं, हमको आप बेचारा क्यों कह रहे हैं? जैसे कोई अमीर आदमी है उसके सामने कह देते हैं हम बहुत बड़े, हम बेचारे नहीं ठीक है, आप अच्छा बचाव कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना बेचारा आपने अच्छे में कहा होता तो राष्ट्रपति भवन से बयान नहीं आता। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको, बयान को। अब देखिए, अब हम कहेंगे तो आप कहेंगे अब बेचारी की अवधारणा को और ये लोग वो कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं। अब लोग जनता कहेगी कि राष्ट्रपति महोदय तो खुद अपने जीवन भर संघर्ष किए हैं बहुत, जैसा कि उनका व्यक्तिगत जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, वो पारिवारिक रूप से एक आदिवासी समाज से आती है, हमेशा संघर्ष की है, उनके प्रति आम पूरे देश के लोगों की सहानुभूति है। समझे, अपने जीवन में भी सब महिला के रूप में हमेशा रही है। अब तो खैर राष्ट्रपति पद पर ही है। सहानुभूति की बात ठीक है, गर्व होना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति जी एक आदिवासी समाज से आती हैं और इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं। गर्व है हमको उनका, देखिए गर्व है, लेकिन उसको इन लोगों ने गर्व लायक महसूस कहा। आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कहा और वो चाय पे चाय वाला मशहूर हो गया, वो उन्होंने खुद ही अपने आप को चाय वाला घोषित कर दिया, वो आपको बैकफायर कर गया। 2007 में मौत के सौदागर कहा, वो फायर कर गया। आपके बयान जो है 2014 का चुनाव इस पर नहीं हुआ है। 2014 का चुनाव इन लोगों ने जो झूठा कहा, काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और 2019 का चुनाव पुलवामा कांड पर बहुत सारे मुद्दे चुनाव में काम करते हैं। 2024 में देखिए बहुमत नहीं मिल पाया, 2024 में बहुमत नहीं मिला इनको अकेले, इनकी सीटें कम हो गई। लेकिन अभी भी 4 साल जो सरकार के पास समय है, 4 साल हैं सरकार के पास काम करने के लिए। अभी आता हूं शांत प्रकाश जाटव, जवाब लूंगा, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा का भी बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। कल संसद में बजट सत्र पेश होना है और बजट सत्र की शुरुआत आज हो गई है। राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, अभिभाषण के दौरान सियासी विवाद भी हुआ और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही, सरकार को रोड मैप दिखाया, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। जो सरकार को राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार जो कामकाज जो करती है उसी का ब्यौरा होता है, एक तरह से रोड मैप होता है और इसमें सरकार की जो कामकाज है उसकी चमकती तस्वीर पेश की जाती है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो साल खत्म होने के बाद जब हम देखते हैं, जैसे पता लगता है देश का हिसाब किताब क्या है, सरकार ने कितना कहाँ खर्च किया, कहाँ से कितना कमाया, कितना पैसा बचाया, इसके आधार पर तय करते हैं कि जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से आगे हम कैसे चलाएंगे देश को, कितना खर्च कहाँ करेंगे, कितनी बचत करेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे पेश कर बताता है। तो कुल मिलाकर जो है जो विवाद चल रहा है और क्या बजट में होने वाला है, इसकी एक तस्वीर जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार के मौके घट रहे हैं, लगातार लोगों के जेब में पैसा बच नहीं रहा है, सरकार मिडिल क्लास पर लगातार बोझ डालती जा रही है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो एक तरह से चूंकि दिल्ली में चुनाव भी है तो सरकार के सामने चुनौती बहुत तगड़ी है।
इस बार, क्योंकि दिल्ली में चुनाव में आप 26 साल सत्ता से बाहर है और दिखाना भी है ये बजट पेश होगा और बहुत सारा इसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा मध्य वर्ग का मतदाता रहता है। तो हम उम्मीद करें कि मध्य वर्ग के लिए कोई बड़ी राहत की उम्मीद होगी। और क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने जब बजट पेश करने जा रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष से हमारी सरकार जो है लगातार सरकार में शासन कर रही है और बजट भी पेश हो रहा है। और पिछले 10 वर्ष में हमने जो काम किए हैं उसका सबका लेखा जोखा जो है वो अगले चरण में जाता है। हम 2014 में जो इकोनॉमी की स्थिति थी, हम 12वें-13वें नंबर पर थे। आज हमने बेहतर बजट और बेहतर तरीके से काम करके आज हम 5वीं स्थिति में आर्थिक स्थिति में पहुंच पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने देश को और अपने तमाम जो देश के नागरिक हैं उन सबकी चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले इतना लीकेज था टैक्सेशन में, टैक्स जो है वो वसूला तो जाता था नागरिकों से, मगर वो जमा नहीं कराया जाता था। अब जीएसटी लागू हो जाने के बाद में टैक्स कलेक्शन जो है उसमें लीकेज बहुत कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% खत्म है, मगर लीकेज बहुत कम है और बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। देखिए, देश प्रगति तभी करेगा जब आपके पास में पैसा अच्छी मात्रा में आएगा। टैक्स कलेक्शन अच्छा, जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने के कारण से हम जो जरूरत की जो भी जरूरत का काम है वो हम अपनी जनता के लिए कर पाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर देश का, डेवलपमेंट देश का हम देख पा रहे हैं और बेहतर हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का या आसपास के चुनाव आने वाला इस कारण से कोई आमूल चूल इसमें कोई जो है ना लोक लुभावन छूट दी जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो बजट है हमारा वो पूरी तरीके से देश की प्रगति के लिए होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे देश के हर एक नागरिक पर पड़े, हर व्यक्ति पर पड़े, उसको ध्यान में रख करके होगा। तो मैं समझता हूँ कल जो निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करने वाली हैं वो हमेशा की तरह जैसे बेहतर बजट हमारा आ रहा है उसका लाभ हमारी जनता को मिल रहा है, हमारी तमाम योजनाओं को वो पैसा मिल पा रहा है। जिस तरीके से हमने फ्री मकान बना करके 4.5 करोड़ से ज्यादा दिए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम फ्री अनाज दे पा रहे हैं, 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम जो है ना किसान निधि का पैसा दे पा रहे हैं, वृद्ध पेंशन और तमाम पेंशन जो है जो केंद्र द्वारा संचालित है वो दे पा रहे हैं। हम जो 70 साल के उम्र तक के लोगों को 10 लाख रुपए तक फ्री ट्रीटमेंट की हमने जो आयुष्मान भारत को शुरू की है वो सब लोगों को मिले और 5 लाख का भी हम लोग जो लोगों को पैसा दे रहे हैं 47 करोड़ से ज्यादा उसके लाभार्थी है। तो वो सब ठीक है, आप लोग काफी कुछ दे रहे हैं, ये तो सबको पता है क्या दे रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक हाथ से देते हैं मोदी जी, दूसरा हाथ से छीन लेते हैं, कहीं न किसी बहाने से वापस ले लेते हैं। आशीष कुमार जी, अच्छी जो राजनीति होती है उसमें बहुत सारा अच्छा अर्थशास्त्र शामिल नहीं होता, ये कई बार बातें कही जाती हैं और मोदी जी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो भले कहा जाता हो कि वो शुरू से कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के मामले में सरकार जो है उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन वही मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5वीं बन गए हैं। ये जो चमत्कार उन्होंने करके दिखाया है, भले लोग ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं देश की तो दशा तो बदली, उन्होंने चमकदार तस्वीर तो पेश की है। नहीं, देखिए, मैं तो पहले कुछ करेक्शंस के साथ चलना चाहूंगा। पहली चीज तो जब हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे तो आपने उनको टोका था जय शाह की इनकम पर, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कोविड के दौरान जय शाह की इनकम एज अ पर्सन 1600 गुना बढ़ी थी, जबकि जैसा न कोई रोजगार करते थे, न कोई वो जो है बिजनेस कर रहे थे, न कोई ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट था। इस पर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन सरकार की ईडी के लोग जो है उस समय जो है बहरे हो गए थे, शायद उनको भगत सिंह की उस समय आवश्यकता थी कि सुनाई देती। तो पहले वो चीज याद रखिए कि 1600 गुना जय शाह की अपनी इनकम बढ़ी थी 1 साल के अंदर कोविड के दौरान, जब दुनिया भर में सबकी इनकम घटी हुई थी, जय शाह की 1600 गुना बढ़ी थी, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जब आप इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक बयान आपको जो है संवैधानिक पद के लिए वो याद दिलाऊंगा, तो जिससे संक्षेप में आशीष कुमार जी, समय कम बचा है, मुझे मोहित जी से कुछ सवाल करने हैं। मैं बिल्कुल है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी नालायक और निकम्मा है,
और जिस तरह से जाटव जी बोल रहे थे कि इनकम जो टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, ये क्रॉनिक कैपिटलिस्ट माइंड है। आईआईटी जो 2024 पास आउट हुए, उनमें से 47% बेरोजगार रह गए। फिनटेक बैरोमीटर की रिपोर्ट है कि 37% लोगों ने इस देश में रोजगार की पूरी उम्मीदें ही छोड़ दी है। तो ये पांचवी जो अर्थव्यवस्था है, वो जो पीछे से लगातार काम हुआ है उसका भी देन है, क्योंकि भारत जैसी देश की अर्थव्यवस्था एक दिन में न बनेगी और ना ही एक दिन में बिगड़ेगी। लेकिन ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, के शेप में इस देश की इकोनॉमी जा रही है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, हताशा बढ़ रही है। और आप याद रखिएगा कि पेट्रोल और डीजल पर जिस कदर से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमतें बहुत कम थी, वो बहुत ज्यादा इन लोगों ने 60 गुना तक बढ़ाई गई हैं, जिसकी मार हर आम आदमी पर पड़ी है। 5 किलो राशन 10 रुपए का, और जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे वो अगर पेट्रोल और डीजल पर डे अगर 1 लीटर का भी आप खर्च मान लीजिए तो वो 120 रुपए जो है मोदी सरकार ने एक महीने में 10 रुपए देकर के 120 रुपए खींचा है। यही क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। ठीक है मोहित गुप्ता जी, ये जो आशीष जी ने कहा है इस पे थोड़ा सा आपकी जो है एक्सपर्टीज चाहूँगा, इस पे आप थोड़ा सा बताएं। साथ ही जो बेसिक सवाल है वो ये है कि सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें करे एक आम आदमी, क्या जो है बार बार विकसित भारत की बात की जा रही है, आम आदमी के जेब में परेशानी है, दिक्कत है, उसके रोजमर्रा खर्चे नहीं चल रहे, उसका वेतन नहीं बढ़ रहा है, और विकसित भारत के नाम पर ये जो शिगुफा है वाकई ये काम करेगा, या ऐसा हो रहा है विकसित भारत हो रहा है देश, या केवल जो है आई वॉश है? देखिए जी, जैसे कि आशीष जी ने भी बताया कि कोई भी नीतियां जो सरकार की बनती हैं वो रातों रात नहीं बनाई जाती। तो जो मोदी सरकार, उससे पहले जो मनमोहन सिंह जी थे या चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोड मैप तैयार किया जिसका फायदा आज बीजेपी को मिला। बट जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2027 फिर 2047 का लक्ष्य दिया, और जो बताया कि भाई हमें एक, उन्होंने रोड मैप बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हमें नंबर 1 बनना है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आज जो हमें स्टेप्स कड़े से कड़े लेने पड़ेंगे, वो शायद से कहीं ना कहीं एक धीमापन नजर आ रहा है। रही बात जो आपकी कल बजट से अपेक्षाओं की है, तो देखिए जी, एक हर आदमी की निगाहें कल वित्त मंत्री की तरफ होंगी। हर आदमी दुहाई भरी नजरों से उनकी तरफ देखेगा, और हर आदमी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स में रियायत मिले ताकि उसकी जेब में पैसा बचे, जिससे कि वो एक सुखद परिवार, सुखद माहौल में जी सके। असंगठित क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। सरकार जब भी मध्य वर्ग के बारे में सोचती है उसको हमें सरकारी कर्मचारी दिखाई देते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग घोषित हो गया, पेंशन अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सरकारी नौकरी अब नहीं करता है। बहुत एक छोटा सा वर्ग है जो सरकारी नौकरी में है, बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में और असंगठित क्षेत्र में काम करता है। सरकार की नज़र उन पर थोड़ा सा नजर इनायत होती नहीं है। आपको क्या लगता है इस वर्ग को राहत देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? देखिए जी, राहत के लिए जो स्लैब रेट होते हैं, इनकम टैक्स के स्लैब रेट, वो उसमें जरूर उन्हें कुछ कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। जो जो स्लैब रेट जैसे 7 लाख तक है या 5 लाख तक है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में, उसमें जाना नहीं चाहूंगा, उसमें काफी वक्त लग जाएगा और बहुत टेक्निकल हो जाएगा। पर मोटा मोटा अगर आप समझें तो जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो ये सरकार से चाहता है कि उसको जो टैक्स में है रियायत मिले, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाए, चाहे 80C में एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए, चाहे स्लैब रेट्स में परिवर्तन लाया जाए, चाहे कैपिटल गेन में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। बट जो एक अपेक्षा है सरकार से वो ये है कि भाई हमें कुछ रिलीफ चाहिए, और कुछ नहीं, बहुत करो ज्यादा का इरादा। हमने मोदी सरकार को वोट इतने मात्रा में इसलिए दिए थे कि मोदी है तो मुमकिन है, बट अब ये वक्त आ गया कि वो कुछ मुमकिन करके दिखाए, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल त्राही त्राही हो रही है, और उन सबको अपेक्षा है कि सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुमत दिया है एक सरकार को, और उनका ये उन्होंने पिछले 2 साल से कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करे हैं। सिंस उनका ये सबसे पहला मोदी 3 का पहला बजट आया है जो फुल बजट होगा, तो सरकार मतलब लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहेंगी मेरे हिसाब से कल। मोदी सरकार को मध्य वर्ग से डर नहीं लगता, क्योंकि मध्य वर्ग को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके उनके पास हैं जो शायद पहले की सरकारें थोड़ा डरा करती थी। मोदी सरकार डरती नहीं, और इसका कारण भी लगातार उनको वोट मिलता है मध्य वर्ग से। बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं, केवल एक जो है महंगाई का पहलू नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब 500 रुपये का नोट, जैसा उपाध्याय जी ने बताया,
उसकी वक़्त लगभग अब उतनी रही नहीं है। 500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा, जबकि एक आदमी की जो है एक जो है पर डे की इनकम होती है, अगर उसको नौकरी मिली तो, नहीं मिली तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको रोजाना हर दिन नौकरी भी नहीं मिलती, काम भी नहीं मिलता, और लगातार नौकरियां जा रही हैं। जिस तरह से एआई आया है, एआई को लेकर डर है, जो है आईटी सेक्टर में डर है, बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। नौकरियां नहीं बनाएगा, लेकिन बनाने में लंबा समय लगेगा, नौकरी खाने में समय लगेगा नहीं। ये भी एक सरकार को देखना है। बार बार स्टार्टअप की बात होती है, हम देखते हैं अधिकांश स्टार्टअप, करीब 90% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं। सरकार उनको गिनाती है, हमने स्टार्टअप शुरू कर दिए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो जो पॉलिसीज है, मुद्रा लोन की बात है, मुद्रा लोन पता नहीं किसको मिलता है। हम लोग जब भी जाते हैं हर आदमी परेशान दिखाई देता है, मुद्रा लोन हमें मिल नहीं रहा है, और सरकार के आंकड़ों में दिखता है कि इतने करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन सरकार कैसे निकाले? मोहित जी। देखिए जी, हाँ जी, देखिए जी, जो सरकार की नीतियां आती हैं, जो सरकार नीतियां बनाती है लोगों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसका क्या कारण है? उसके ऊपर जो जो हमारा जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल होता है, वो ऑडिट करता है। तो ये जो भी सरकार की नीतियां, उनका ऑडिट होना चाहिए, और ये ज्यादा से ज्यादा उनका जो बेनिफिट है लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें कड़े से कड़े इंतजाम करने चाहिए। जैसा कि आपने और कहा कि जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे जो कंपनीज हैं, अगर आप उनका टैक्स दर देखेंगे, उन्हें 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, उसमें भी कोई छूट नहीं दी गई है। जो पहले 30 से 2019 में उन्होंने जो टैक्स की दरें हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए घटाई थी, जो कि उन्होंने 25% करी थी, उसके बाद पिछले 6 सालों में उस पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो अगर जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, अगर हम उन्हें हम बूस्ट करने के लिए उन्हें टैक्स में रिलीफ नहीं देंगे, तो रोजगार के जो व्यवसाय हैं वो कम बनेंगे। तो ठीक है। ये बहुत जरूरी रहेगा कल कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी सेगमेंट है, इन सबको रियायत देने के लिए उन्हें टैक्स में छूट देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, टैक्स में छूट देंगे तो नौकरियां शायद बढ़ेंगी। आशीष कुमार जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई सामान हम लेते हैं, हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं, और बात केवल इनकम टैक्स और जो बड़े टैक्स है उनकी की जाती है, जबकि सरकार कई तरीके से लोगों से टैक्स ले रही होती है, और बहुत हर तरह से मिडिल क्लास तो लगभग हर चीज़ में इतना टैक्स देता है, उसे खुद ही पता नहीं होता है कि वो टैक्स कितना ज़्यादा दे पाता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि अपना 1-2 महीने का वेतन साल का तो है वो टैक्स में सरकार को चलाता है, उसके बदले में उसको मिलता कुछ नहीं है। जाइए सरकारी अस्पताल जाइए, कोई जो है सुरक्षा नहीं है, लेकिन इस सरकार ने वादा किया है कि हम करेंगे। सवाल जो है पॉलिसी पैरालिसिस का तो है नहीं, पॉलिसी तो बन रही है, लेकिन प्रैक्टिकली सॉल्यूशन जनता तक पहुंच नहीं रहा है। इसका क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी उपाध्याय जी बोल रहे थे, तो मैं उनकी बात को बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, अब यही को समझना चाहिए कि कैग की जो रिपोर्ट होती है वो केवल जो है फाइनेंशियल एग्जामिन करती है। इसकी जगह जो हमें रिपोर्ट्स चाहिए, जो ऑडिट चाहिए, वो फाइनेंशियल ऑडिट की जगह हम जब इसका सोशल ऑडिट करवाना शुरू करेंगे, सोशल ऑडिट का जो है परंपरा मनमोहन सिंह सरकार ने किया हुआ था। अगर आप देखिए तो मनरेगा में जो है सोशल ऑडिट कराई जाती है, जिससे कि आज भी ये तमाम रिपोर्ट्स में माना जाता है, वर्ल्ड लेवल पर ये स्वीकार किया गया है। राहुल गांधी जाति जनगणना की जो बात करते हैं वही आप कर रहे हैं, जाति जनगणना जरूरी नहीं, सोशल ऑडिट जातीय जनगणना नहीं है। सोशल ऑडिट कई सारे डायमेंशंस पर होती है, जिसमें कि मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट के, सरकारी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जनता का वर्ग आकर के उसको चेक करेगा, और वो ये देखेगा कि क्या उस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन तक वो पहुंचना चाहिए था। साथ में ही वो ये भी चेक करेगा कि इसमें जो है कितना इंक्लूजन, कितने लोगों को किया गया है, तो इसका सोशल डायमेंशन क्या है। तो ये सोशल ऑडिटिंग है, जनगणना से उसका या जातिगत जनगणना से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट जो है, वो जो श्रम मंत्रालय होता है, उसका जो डीपीएससीजी जो डिपार्टमेंट होता है, वो बना करके तैयार करता है। तो वहां से जो है ये बन करके आता है। वो जिस दिन सोशल ऑडिट को हम पूरी जो है जनता में, मतलब सारे कार्यक्रमों में लागू कर देंगे, उस दिन उसकी रिपोर्ट सही होगी। आज क्या कैग जांच करता है? अब क्या कैग को ये नहीं पता है कि सरकारी विभाग में जो 20 रुपए की टोटी लगनी होती है, वो 500 रुपए की लग रही है। समोसा एक एक जो है 200-200 रुपए का आता है। क्या कैग को नहीं दिखाई देता? क्योंकि कैग खुद वही खा करके बैठा हुआ है। हमें जनता को ताकत देनी होगी, जनता को अवेयर करना होगा, जनता को अवेयर करना होगा। और कुछ ही घंटों में देश का बजट पेश होने वाला है।
तो सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट में आखिरकार क्या होगा, क्या देश की दशा दिशा बदलेगी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।